वेलकम ऑल एट एन सी आर टी क्लास 8th हम देख रहे हैं। और अब इस सेगमेंट में हम देखेंगे जो एक पीछे का सेगमेंट पूरा छूट गया था, आधा चैप्टर्स, तो हम इस पूरा चैप्टर इसमें कवर करेंगे। हमारा 14 मिनट का वीडियो इसके पहले वाले सेगमेंट में है। 14 मिनट के बाद में ये पूरा चैप्टर इस वीडियो में कवर होगा। तो हम जहाँ तक देख चुके थे, भूमि की हम बात कर रहे थे उस वाले वीडियो में। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके आगे के। तो हम देख रहे थे कि विभिन्न कारणों से जनसंख्या का वितरण असमान रूप से पाया जाता है, तो और इसके लिए कारण भी बहुत जिम्मेदार हैं। तो मुख्यतः भूमि और जलवायु, एक बार मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति, पर्वतों की ढाल, जलाक्रांत संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र एवं सघन वन क्षेत्र सामान्यतः विरल अथवा निर्जन हैं। उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसलिए ये स्थान विश्व के सघन क्षेत्रों में सघन बसे क्षेत्र हैं। तो हम देखते हैं कि मैदानी इलाका जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा बसावट होती है, उसको क्या कहते हैं कि सघन बसे हुए क्षेत्र कहते हैं। वहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं, और जबकि पर्वत पठार यहाँ पे लोग कम रहते हैं, तीव्र ढाल वाली क्षेत्रों में कम रहते हैं। अब यहाँ पे आप एक चित्र देख रहे हैं। इस चित्र में पूछा गया है कि ये एक ऑस्ट्रिया के साब्ज़बर का चित्र है, आप इसके कितने उपयोग हो सकते हैं बताइए। तो बहुत सारे उपयोग हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये खेती हो रही है, हम ग्रीनरी देख रहे हैं, खेती का है। यहाँ पे बसावट है तो कल कारखाने भी होंगे, इंडस्ट्रीज़ भी होंगी, सड़कें हैं, पुल, नदी है, नदी से इधर से उधर जाने के लिए पुल भी बना होगा। तो बहुत सारे उपयोग हो सकते हैं भूमि के। अब भूमि उपयोग, नेक्स्ट हेडिंग इज भूमि उपयोग। सॉरी, देन नेक्स्ट हेडिंग इज भूमि उपयोग। तो हम देखते हैं कि भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना। सामान्यतः इसे भूमि का उपयोग कहते हैं। क्या आप मांबा और पीटर के परिवारों के भूमि उपयोग के विभिन्न तरीकों की सूची बना सकते हैं? तो हम भूमि से बहुत सारे काम करते हैं। अब मांबा के घर की कंडीशंस अलग हैं। मांबा के घर पे क्या है कि बकरियां हैं, तो बकरियों के रखने के लिए भूमि का उपयोग कर रही होगी। और इसके पास में क्या है, पीटर के पास में, इसके पास में एक बाड़ा है उसका, वो जो कि वैज्ञानिक तरीके से हो, तो इसका भी यूज़ हो रहा होगा। अब उसके चारे के लिए भी भूमि का यूज़ हो रहा होगा, इसके चारे के लिए भी भूमि का यूज़ हो रहा होगा, उसका झोपड़ी बनाने के लिए घर का यूज़ हो रहा होगा, तो पीटर का पक्का घर बनाने के लिए घर का भूमि का यूज़ हो रहा होगा। तो बहुत सारे यूज़ हैं। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति, मृदा, खनिज और जल की उपलब्धता। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि के उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण का निर्धारक कारक हैं। बिल्कुल कारक हैं कि जैसे अब हम देखते हैं कि जहाँ पे टेक्नोलॉजी ज़्यादा हावी है वहाँ पे भूमि का उपयोग हम अलग तरीके से करते हैं, जहाँ पे टेक्नोलॉजी कम है वहाँ पे भूमि का उपयोग हम अलग तरीके से करते हैं। तो क्या है कि मानवीय कारक जैसे जनसंख्या एवं टेक्नोलॉजी भी भूमि के उपयोग के प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक कारक हैं। तो बिल्कुल है। सॉरी, स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में विभाजित किया जाता है, विभक्त किया जाता है, बांटा जा सकता है। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है। सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा, फलों, नट अथवा औषधि बूटियों को एकत्र करना। इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन कहते हैं। तो बताया कि भूमि जो होती है दो टाइप की होती है। फर्स्ट तो प्राइवेट लैंड होती है जिसकी भी, और एक होती है जो सामुदायिक भूमि होती है, जो मतलब किसी की नहीं होती है, बेसिकली गवर्नमेंट की होती है। और वो गवर्नमेंट की भूमि पे सब लोग अपने अपने सबके जो कॉमन चीज़ें होती हैं वो वहाँ पे कार्यक्रम सारे संपन्न होते हैं। जैसे कि गाँव के बाहर भी बहुत सारी ज़मीन होती है, और कई बार गवर्नमेंट को जब लगता है कि ऐसी ज़मीन को, हमारे पास ज़्यादा ज़मीन है और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बिल्कुल भी प्राइवेट ज़मीन नहीं है, तो उन ज़मीनों का पट्टा कर देती है कई बार गवर्नमेंट, ऐसा भी होता है। या फिर
उनको वेलफेयर के लिए वो छोड़ देती है ज़मीन। वहाँ पे क्या होता है, इससे बहुत सारी चीज़ें बताई गई कि औषधि बूटियों का नियंत्रण, चारा, फल, नट इत्यादि ये चीज़ें होती हैं यहाँ पे। जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है, बिल्कुल सीमित है। पॉपुलेशन में तो इंडिया चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है नई रिपोर्ट में। और जबकि भूमि क्या है, सीमित है भूमि की उपलब्धता। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। तो ये लोगों की बात बता रहा है कि जब जनसंख्या का दबाव बढ़ता है तब सामुदायिक भूमि के ऊपर भी दबाव बढ़ जाता है। प्राइवेट लैंड तो कोई किसी के लिए नहीं सकता है, लेकिन सामुदायिक भूमि को आप अपने पास रखने का, उसको कब्जा करने का ये दबाव बढ़ जाता है सामुदायिक भूमि के ऊपर, और हस्तक्षेप शुरू कर दिया है। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न यही है कि जनसंख्या बढ़ रही है और भूमि पे दबाव बढ़ रहा है। आज भूमि उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा बन गया है। तो वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण इनका जबकि कंट्रोल वे में सारी चीज़ें जब नहीं होती हैं तब आगे चीज़ें बहुत खतरा बन जाती हैं। जैसे इसमें बताया कि प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। अब जैसे भूस्खलन की बात करें हम, तो आप देखते हैं कि पहाड़ों पे सड़कों का निर्माण होता है और वो सड़कें कैसे बनाई जाती हैं कि एकदम डायनामाइट से पत्थर को उड़ा दिया जाता है। अब डायनामाइट से पत्थर को उड़ा दिया गया तो उसके पास वाला जो पत्थर था वो कमज़ोर हो गया, बड़ी चट्टान कमज़ोर हो गई और वो लुढ़क के ज़मीन पे कभी गिर सकती है। जब भी ज़्यादा बारिश हुई और धीरे धीरे बारिश हुई तो ऐसे भूस्खलन होता है। तो बिल्कुल निर्माण संबंधी गतिविधियाँ जब बढ़ती हैं तो उसका परिणाम कुछ ना कुछ निगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। आप देख सकते हैं कैसे चीज़ें बदलती हैं। फर्स्ट चित्र में आप देखिए कि ये गांव का एक चित्र है। सेम, ये सारे सेम चीज़ें हैं, चित्र हैं। अब इस गांव में देखो, पहले तो क्या था कि झोपड़ियाँ थी, ये झोपड़ी है, ये है, ये है, ये सारी झोपड़ियाँ हैं। उसके बाद में यहाँ पे एक खेत है, कॉर्न का खेत है। उसके बाद में यहाँ पे जो एक बंदा ले जा रहा है, हल लेके जा रहा है, और एक ये अपनी भेड़ बकरी चराने जा रहा है, गाय भैंस जो भी चराने जा रहा हो, किसी पशु को चराने जा रहा है। अब इसमें चित्र 2 में क्या दिखाया गया है, आफ्टर सम ईयर्स। इसमें देखो, इसमें तो कच्ची सड़कें थी, सड़क अब भी कच्ची है। अब यहाँ पे देखो क्या हो गया कि झोपड़ी की जगह पे पक्का घर बन गया, यहाँ पे पक्के घर बन गए। यहाँ पे जहाँ पे पेड़ पौधे थे वहाँ पे देखो 33,000 बिजली की लाइन आ गई है। अब लाइन आ गई होगी तो ट्यूबवेल वेल कनेक्शंस भी हो गए होंगे। उसके बाद में हम देखते हैं कि ये यहाँ पे ट्रैक्टर आ गया है, जैसे हल लेके जा रहा था अब यहाँ पे ट्रैक्टर आ गया है। उसके बाद में हम थर्ड चित्र में देखते हैं क्या परिवर्तन हुआ है कि सड़क पक्की बन गई है और एकदम ऑर्गेनाइज वे में बन गई है। ऐसे था ये सड़क पता नहीं यहाँ से यहाँ जाती थी, अब सड़क पूरी ये 90 एंगल, ये 90 एंगल, नगरीकरण हो गया। अब एकदम घर 2-2 3-3 मंजिल बन गए हैं। यहाँ पे 1-1 मंजिल घर बने थे, यहाँ पे वहीं घर 3-3 4-4 मंजिल बन गए हैं। यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स भी लग गई हैं, बिजली तो पहले ही आ गई थी, स्ट्रीट लाइट्स भी लग गई हैं यहाँ पे। उसके बाद में देखो यहाँ पे कार से भी लोग चल रहे हैं। अब देखिए धीरे धीरे कैसे परिवर्तन हुआ है थर्ड चित्र में। और पेड़ पौधे कम हो गए हैं, जहाँ पे खेती थी वहाँ पे खेती कम हो गई। यहाँ पे जहाँ पे देखो जो ज़मीन खाली पड़ी थी वहाँ पे घर बन गए और भी बिल्डिंग्स बन गई हैं, जो भी कल कारखाने भी हो सकते हैं। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ आप देख सकते हैं कि एकदम 4 लेन वाली सड़क बन गई है, 4 लेन की सड़क बन गई है यहाँ पे। उसके बाद में
आप देखो ये कितनी बिल्डिंग बहुत मंजिल की बन गई है। अब यहाँ पे देखो बहुत सारी स्ट्रीट लाइट्स लग गई हैं। यहाँ पे ये जो सामने खेती हो रही थी वहाँ पे क्या हुआ है कि एक पार्क बन गया है। देखो बच्चों के ऊपर चढ़ने नीचे कूदने का पूरा सिस्टम। ये देखो हवाई जहाज़ उड़ रहा है और यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं। यहाँ पे बहुत कारखाने होंगे, स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी, शिक्षा सेवाएं होंगी और यहाँ पे ट्रक चल रहे हैं। पेड़ों का पता नहीं। तो भूमि के उपयोग में समय के अनुसार परिवर्तन। भूमि तो यही थी, उसका उपयोग ये होता था। अब समय के अनुसार परिवर्तन हो गया है। एक मिनट। तो चित्र 2.2 हमें यही दर्शाता है कि भूमि का समय के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। सेम भूमि थी, उसमें यहाँ पे झोपड़ियाँ बनी थी, यहाँ पे लोग कृषि करते थे, लेकिन वहीं वहाँ पे पार्क बन गया जहाँ पे कृषि हो रही थी। जहाँ पे झोपड़ी थी वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई। जिस सड़क पे लोग घूमते थे और पशु चराते थे वहाँ पे आज क्या है कि 4 लेन सड़क बन गई है और वहाँ पे ट्रक, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दौड़ती हैं। तो भूमि का उपयोग समय के अनुसार अलग अलग होता है। सिंपल। इसके बाद में भूमि संसाधन का संरक्षण। तो बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। तो बढ़ती जनसंख्या है, उसकी डिमांड्स अलग हैं। रहने के लिए उसको घर चाहिए तो भूमि चाहिए। तो भूमि जो वन थे उनको काट के वहाँ से भूमि अर्जित की गई। भूमि और कृषि। अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस क्षेत्र में जहाँ पे कृषि होती थी वहाँ पे वहाँ पे पार्क बन गया है। अब पार्क बन गया है तो यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, क्योंकि इस पूरी इंडस्ट्री के बच्चे कहाँ जाएंगे खेलने। वैसे तो पूरी ज़मीन सब खाली थी, बच्चे ग्रामीण अंचल में जहाँ मन होता था खेलते होंगे, लेकिन यहाँ पे जब पूरा नगरीकरण हो गया है तो बच्चे कहीं ना कहीं खेलने भी जाएंगे। तो बच्चे सामने वाले पार्क में खेलने के लिए उनके पार्क बना दिया गया है। इसके बाद में विनाश हुआ है, बड़े पैमाने पे विनाश हुआ है, बिल्कुल हुआ है। भूमि और कृषि का, वनों का भी विनाश हुआ है। इससे प्राकृतिक संसाधनों के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। तो प्राकृतिक संसाधन धीरे धीरे जब कम हो जाएंगे तो डर पैदा हो गया है। इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य रोकना चाहिए। वनारोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों का विनियमित उपयोग तथा अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ सामान्य तरीके हैं। तो आप देख लीजिए कि यहाँ पे जो है क्या होता है कि इन कुछ चीज़ों को इनको रोकना चाहिए। इन पे जो है इसकी दर को, जो रेट है ना, ये अब ये इतने टाइम के बाद में ऐसा ऐसा हो रहा है। तो जब सब ऐसा हो जाएगा तो इसकी कुछ समस्याएं भी तो होंगी। यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, ऑक्सीजन की कमी कैसे, मतलब फिर कैसे फिल हो पाएगी जब यहाँ पे कृषि नहीं होगी, यहाँ पे वन योग्य भूमि नहीं होगी, तो चीज़ें तो दिक्कत हो जाएंगी फिर। तो इसको थोड़ा सा बैलेंस करना चाहिए। सॉरी। वनारोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग तथा अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के प्रयुक्त कुछ सामान्य तरीके हैं। अब हम पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं। पेस्टिसाइड का यूज़ करना कोई दिक्कत नहीं, हरित क्रांति का सबसे बड़ा फार्मूला है पेस्टिसाइड का यूज़ करना। और हमने बहुत ज़्यादा उपज में भी वृद्धि की है उससे। देश के जहाँ पे 1965 में एक जगह देश के पूरी जनता का पेट नहीं भरता था, उसकी जगह पे अब हम इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट की तो बात छोड़ दीजिए, हम सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं अनाज के। तो हमने अपने देश में हरित क्रांति से बहुत सारी चीज़ें सीखी, लेकिन उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, थोड़ा उनको बैलेंस करना चाहिए। अब हम भूमि से इतना ज़्यादा अनाज तो उपजा रहे हैं, अपनी जनसंख्या की पूर्ति कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि कहीं हमारी ज़मीन का स्वास्थ्य इतना ख़राब हो जाए कि हम फिर उससे अन्न ना उपजा सकें। और जैसे कि हम देखते हैं, हम कंपेयर करते हैं कि अदर कंट्रीज़ की, अमेरिका की, ऑस्ट्रेलिया की, तो वहाँ पे जितनी टेक्नोलॉजी है इतनी टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ पे है नहीं। अब उनके पास सपोज़ करो कि कहीं ज़मीन उनकी ख़राब होने लगी तो उनके पास बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके वो सब कुछ कर सकते हैं। कोई कंफर्म नहीं होता कि कर ही पाएंगे, लेकिन वो कर सकते हैं कि वहाँ पे कुछ और टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, उसको मिट्टी निकाल लें, उसकी जगह पे कुछ और रख दें। लेकिन हमारे पास ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाएगा।
तो हमको हमारी अपनी कंट्री को, इंडिया को ध्यान में रख के सारी चीज़ें करनी चाहिए, ना कि हम किसी से कंपेयर करें कि वो इतना करता है। आज भी हम कंपेयर करते हैं कि अमेरिका की तुलना में अब भी हम कम उगाते हैं। उगाने का दिक्कत नहीं है, मृदा का स्वास्थ्य भी बना रहना चाहिए, इस चीज़ का भी ध्यान देना चाहिए। तो देखो भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ सामान्य तरीके, तो कुछ सामान्य तरीकों का यूज़ करना चाहिए। देन मृदा, पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ। मृदा का निर्माण कैसे हुआ है? जो चट्टानों से प्राप्त खनिज हैं उनसे, और जैव पदार्थ। जैव पदार्थ भूस्खलन को सामान्य, इसके बाद में अच्छा ये यहाँ पे एक्स्ट्रा जानकारी दी गई है, ठीक है, एक्स्ट्रा जानकारी बाद में पढ़ लेंगे, पहले इसको कंटिन्यू करते हैं। तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। एक तो खनिज और दूसरा जैव पदार्थ। जैव पदार्थ, इनके दोनों के ही मिश्रण से मृदा बनती है। आप देख सकते हैं ये जनक चट्टानें हैं अंदर की, फिर अपक्षयी चट्टानी पदार्थ हैं, फिर बालू गाद क्ले के साथ उपमृदा है, ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा है। ये ऊपरी मृदा आप देख सकते हैं। अपक्षय, अब इसमें वर्ड्स आए हैं अपक्षय, तो तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधों, प्राणियों और मनुष्यों के क्रियाकलापों द्वारा अनावरित सेलों का टूटना और क्षय होना। जब सेलें टूट फूट जाती हैं तो उसको कहते हैं अपक्षय। जब पहले चट्टानें बनती हैं, देन टूटती हैं और अपक्षय की क्रिया द्वारा, और फिर जमती हैं तो कायांतरित चट्टानें या सेल बनती हैं। तो अपक्षय की प्रक्रिया, जब चट्टानें टूट जाती हैं, तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधों, प्राणी और मनुष्य की क्रियाकलापों द्वारा अनावरित सेलों का टूटना अपक्षय होना कहलाता है। मृदा परिच्छेदिका देख लीजिए आप। मृदा परिच्छेदिका 2.3 चित्र दिखाया गया है। इसमें क्या क्या होता है, अंदर क्या होता है, उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में क्या होता है, तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की क्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। तो आप देख लीजिए ये मृदा है। मृदा में क्या है कि जनक शैल, रंग गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करती है। सेकेंड, जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। थर्ड, समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। ये वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्मजीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट, उच्चावच, तुंगता और ढाल के संचय को निर्धारित करते हैं। तो ये मृदा के बारे में हो गया। उसके बाद में यहाँ पे भूस्खलन। अब भूस्खलन के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? भूस्खलन के बारे में। भूस्खलन को सामान्य रूप से सैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। वे प्रायः भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भूस्खलन होता है। यह नदी के प्रवाह को कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देता है। नदी अवरुद्धता के अचानक फूट पड़ने से निचली घाटियों के आवासों में विध्वंस आ जाता है। पहाड़ी भूभाग में भूस्खलन एक मुख्य और विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है जो प्रायः जीवन और संपत्ति को आघात पहुंचाती है और चिंता का एक प्रमुख विषय है। अब देख लीजिए आप, यहाँ पे भूस्खलन का एक चित्र भी दिखाया गया है। उसको सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझिए
कि देखो इसमें स्टार्टिंग में ही पहले सेंटेंस में सबको स्पष्ट कर दिया गया है कि सामान्य रूप से सैल, पत्थर, मलबा, ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। अभी हम लोग उत्तराखंड घूमने गए थे, तो जैसे ही हम लोग उसके आगे बढ़े, उसका नाम था बड़कोट के, तो एक जगह पे हम लोग गए थे, तो सर ने बताया कि 2013 में यहाँ पे भूस्खलन हुआ था। तो भूस्खलन हुआ था तो वहाँ का जो है, जो भूस्खलन कब होता है, जब धीरे धीरे, और जिन पहाड़ों के ऊपर, पहाड़ी समस्या बताया गया ना कि भूस्खलन एक पहाड़ी समस्या है, जब पहाड़ों के ऊपर धीरे धीरे से बारिश होती है और तब भी कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन पहाड़ों की कंडीशन है कि उनके ऊपर पेड़ पौधे नहीं होते हैं, जब कुछ ऐसे पहाड़ होते हैं जिनके ऊपर वनस्पतियाँ नहीं होती हैं, तब वहाँ पे भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है। एकदम बारिश हुई तो कोई भूस्खलन का खतरा नहीं होता है। उसके बाद में जब धीरे धीरे बारिश होती है और धीरे धीरे बारिश जो होती है, तो उसके बाद में भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है। पहाड़ धीरे धीरे खिसकने लगते हैं, पानी अंदर तक चला जाता है और सारे गिर जाते हैं। नदी अवरुद्ध हुई, जब नदी के मार्ग में गिर जाएंगे और पूरे पूरे पहाड़ गिर जाते हैं बहुत भारी मात्रा में। तो हम लोग जिस स्थान पे गए थे वहाँ पे तो उनके पूरा गांव जो है उसके नीचे दब गया था। तो गांव तो दूर रहता था, उनकी पूरी भैंसें गायें सब पूरी दब गई थी भूस्खलन में। और वो जो है पहले नीचे अलग स्ट्रक्चर था, वो उसके ऊपर सड़क बना दी गई है। तो बहुत सालों के बाद में उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में या हिमाचल में जो भी पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे ऐसी आपदाएं आती रहती हैं। तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे बता रहे थे कि नदी भी अवरुद्ध हो गई थी। जब नदी बह रही है और वहाँ पे वो बंद गई नदी भूस्खलन के कारण, तो पानी एकदम डैम बन जाता है। तो डैम बन के एकदम पानी जो है पीछे तक सब भर जाएगा, वहाँ पे जितने भी गांव होंगे सब डूब जाएंगे। फिर गवर्नमेंट जब तक सहायता करती है तब तक जो है उनका तब भी जान माल का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो यही बात समझाने की कोशिश की गई। सॉरी। विभिन्न प्राकृतिक आपदा है जो प्राय जीवन और संपत्ति को आघात पहुंचाती है और चिंता का एक मुख्य विषय है। एक वास्तु स्थिति अध्ययन। अब देखो भूस्खलन का चित्र भी यहाँ पे दिखाया गया है। अब एक वास्तु स्थिति अध्ययन, इसके बारे में क्या बताया कि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर ज़िले में रेगान पीओ के निकट पंजी गांव में बड़े भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 2022 की पुरानी हिंदुस्तानी तिब्बत सड़क का 200 मीटर तक भाग नष्ट हो गया। यह भूस्खलन पंजी गांव में तीव्र विस्फोटन द्वारा हुआ था। विस्फोटन के कारण ढाल का यह कमज़ोर क्षेत्र नीचे गिर गया, जिसके कारण सड़क और गांव के आसपास के क्षेत्र को क्षति हुई। पंजी गांव को किसी संभावित मानव विनाश से बचाने के लिए पूर्ण रूप से खाली करा दिया गया था। तो देखो यहाँ पे बताया गया कि कैसे इसका प्रैक्टिकली रूप भी बताया गया कि कैसे यहाँ पे क्या क्या सिस्टम हुआ था। अब यहाँ पे न्यूनीकरण क्रियाविधि, वैज्ञानिक न्यूनीकरण क्रियाविधि देखते हैं क्या इसमें। वैज्ञानिक प्रविधियों के विकास से हमें समझने की शक्ति मिलती है कि भूस्खलन उत्पन्न होने के कौन कौन से कारक हैं और उनका प्रबंधन कैसे करना है। भूस्खलन को रोकने की कुछ प्रविधियाँ निम्न हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर इसमें प्रभावी होने वाले स्थानों को इंगित करना। इस प्रकार इन क्षेत्रों का आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है। भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण करना। भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका वनस्पतिक आवरण की वृद्धि है। देखो हमने बताया ना, स्टार्टिंग में ही बताया कि जब जहाँ पे होती है वनस्पति वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि पूरे उसको बांध के रखती हैं, वो पूरे इलाके को बांध के रखती है वनस्पति। लेकिन जब वनस्पति कम हो जाती है वहाँ पे, तब प्रॉब्लम आना स्टार्ट होती है। और जब बारिश होती है तो धीरे धीरे पानी अंदर चला जाता है और वो एकदम खिसक खिसक के गिर जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट इज सतही अपवाह तथा झरने प्रवाह के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण उपाय कार्यान्वित किए गए हैं। प्रतिधारी दीवार का एक चित्र दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद में मृदा निर्माण के कारक। मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक शैल का स्वरूप और जलवायविक कारक हैं।
मृदा निर्माण के कारक, मृदा निर्माण कैसे होता है, पहले क्रियाकलाप देख लेते हैं। भारत में जलोढ़, काली, लाल, लेटेराइट, मरुस्थलीय और पर्वतीय प्रकार की मृदाएं हो सकती हैं। विभिन्न प्रकार की मृदाओं की एक एक मुट्ठी एकत्रित कीजिए और निरीक्षण कीजिए कि दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा एक स्थान में रहने वाले बच्चे के लिए, क्योंकि वो कैसे वो करेगा कि कहाँ से मिट्टी लाएगा वो और कैसे सब मैनेज कर पाएगा। क्योंकि ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने भारत की मृदा के बारे में बताया है कि भारत की मृदा 8 प्रकार की मृदा है। इसमें कुछ मृदा बताई भी गई हैं कि जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल, लेटेराइट, मरुस्थलीय, पर्वतीय और दलदली मृदा। ठीक है, तो ये 8 टाइप की मृदाएं बताई हैं इसने। लेकिन बच्चा रहता है यूपी में, अब यूपी से क्या राजस्थान जाए मिट्टी एकत्र करने, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, जहाँ भी जाए चीज़ें देखिए, वो कभी भी लाइफ में टाइम मिले तो मृदाओं का एक बार ये दिमाग में बैठ जाता है ना कि एक बार देखना चाहिए कि ये मिट्टी उससे कैसे डिफरेंस है, थोड़ा सा ये एक बार वैसे भी देख सकते हैं, ऑनलाइन सर्च करके देख लीजिए। अब मृदा निर्माण के कारक, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, मृदा का निर्माण कैसे होता है, ये चीज़ देखेंगे इसमें। तो मृदा निर्माण के प्रमुख कारक जनक शैल का स्वरूप और जलवायविक कारक हैं। मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृतिक जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय है। अलग अलग स्थानों में ये भिन्न भिन्न है। तो आप देख लिए कि ये कारक हैं, क्या है कि मुख्य कारक जनक शैल का स्वरूप। अब शैल, सबसे पहले मिट्टी निर्माण का, मृदा निर्माण का कारक होता है कि चट्टानें होती हैं। अब एक चट्टान टूटती है तो उसी चट्टान से टूट फूट के जब अपक्षय पर्दन की प्रक्रिया के द्वारा मृदा का निर्माण होता है। लेकिन ये बहुत लंबी प्रक्रिया होती है और इसमें बहुत ज़्यादा समय भी लगता है और जैव पदार्थों की भी भूमिका होती है। मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए 2 प्रमुख खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़ है। मृदा संरक्षण की कुछ विधियां निम्न प्रकार हैं। फर्स्ट, कि मल्च बनाना, पौधों के बीच अनावरित जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है। इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। अब ये वेदिका फॉर्म है, समूह जुताई है। ये वेदिका फॉर्म चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो सके। इससे पृष्ठीय अपवाह और मृदा अपरदन कम होता है। चित्र 2.5 समोच्च रेखीय जुताई, एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। चित्र 2.6। ठीक है। दिन रक्षक मेखलाएं, तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। तो ये कुछ तरीके हैं मृदा आवरण को बचाने के लिए, जिसको कहते हैं कि मृदा के निम्नीकरण को रोकने के उपाय। मृदा के निम्नीकरण को रोकने के उपाय हैं ये बेसिकली। उसके बाद 7 मिनट्स, कोई बात नहीं, थोड़ा सा चैप्टर बड़ा है।
सॉरी। और समोच्च रेखीय रोधिकाएं, हम बात करेंगे समोच्च रेखीय रोधिकाएं। समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयां बनाई जाती हैं। क्रियाकलाप में है, 2 ट्रे लीजिए, एक ट्रे ये है, एक ट्रे ये है। अब एक में कुछ उगा के उसमें पानी डालिए और फिर इसको नीचे गिराइए। दूसरी ट्रे में क्या कीजिए कि ऐसे ही पानी गिराइए, तो इसमें मिट्टी गिरेगी, अपरदन ज़्यादा होगा। तो वही चीज़ इसमें समझाई गई है। चट्टान बांध, यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। यह नालियों की रक्षा करते हैं, मृदा क्षति को रोकते हैं। बीज में की फसल उगाना, वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित करने के लिए समय समय पर अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में बोई जाती हैं। तो मृदा संरक्षित करने के लिए फसलों का भी, जैसे बीच में फसलों को उगाना, इस टाइप की भी व्यवस्था की जाती है। सेकेंड, जल एक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ पर 3/4 भाग जल से ढका है, इसलिए इसे जलग्रह कहना उपयुक्त है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं। 2/3 भाग को ढके हुए हैं, बिल्कुल ढके हुए हैं, क्योंकि 71% जो भूभाग है उस पर जलमंडल का ही विस्तार है। तो और विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं को मदद करते हैं। महासागरों का जल लवणीय है, तो इसमें साल्ट बहुत ज़्यादा है और मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। अलवण जल केवल 2.7% ही है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ़ की चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य को पहुंच के बाहर है। केवल 1% जल अलवण के रूप में उपलब्ध है और वह मानव के उपयोग के लिए उपयुक्त है। यह भौमजल नदियों और झीलों के पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल के जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। तो अब आप देख लीजिए कि 2.7% उपयोग योग्य है जल, उसमें भी उसका भी 70% जो है ना, बर्फ़ की चादरों के रूप में बहुत हिमानियों में और बड़े बड़े पर्वतों के पास में, अंटार्कटिका में और ग्रीनलैंड में पाया जाता है। जबकि मानव के पास कितना है, जो उसकी पहुंच के लिए 1%, और उसमें भी पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, धीरे धीरे हो रहा है। भूमिगत जल की बात करें, जल वाष्प के रूप में बात करें, एक टपकता नल एक वर्ष में 1200 लीटर पानी व्यर्थ करता है। डू यू नो का क्वेश्चन है, क्या आप जानते हैं? सॉरी। तो एक टपकता नल एक वर्ष में 1200 लीटर जल व्यर्थ करता है। एक टपकता नल एक वर्ष में 1200 लीटर जल व्यर्थ करता है। तो आप समझ लीजिए कि हर एक चीज़ का, छोटी छोटी चीज़ कितना ज़्यादा जो है इफ़ेक्ट करती है। छोटी छोटी चीज़ों को हम संरक्षित करेंगे तो कितना ज़्यादा हम चीज़ों को सेव कर सकते हैं। कि सपोज़ करो एक जल टपकता रहे एक वर्ष तक लगातार, एक एक बूंद करके, तो 1200 लीटर जल वो टपका देगा। समझ रहे हैं? एंड क्या आप जानते हैं, वर्ष 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत 3850 घन किलोमीटर पर वर्ष थी, जो कि 2000 में बढ़कर 6000 घन किलोमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक हो गई है। तो ये 1975 में जितने मानव की खपत थी जल की, उससे 2000 में बढ़ गई है। अब 2023 चल रहा है तो और भी ज़्यादा बढ़ गई होगी। तो ये कुछ सामान्य चीज़ें थी। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है कि पीना, कितना पानी पीता है कोई, 3 लीटर प्रतिदिन।
खाना पकाने में 4 लीटर प्रति व्यक्ति के खाना पकाने में 4 लीटर का पानी यूज़ होता है। नहाने में 20 लीटर का पानी यूज़ होता है, वैसे तो ज़्यादा ही कर देते हैं हम लोग। फ्लशिंग में 40 लीटर्स का, वस्त्र धोने में, कपड़े धोने में 40 लीटर एंड बर्तन धोने में 20 लीटर, बागवानी में 23 लीटर्स, टोटल 150 लीटर। 150 लीटर हर बंदा यूज़ करता है, कभी कभी उससे ज़्यादा भी कर सकता है। क्या आप इस उपयोग को कम करने के तरीके सोच सकते हैं? 150 लीटर इतना यूज़ होता है, क्या कम कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कम कर सकते हैं। जहाँ पे हम 20 लीटर्स नहाते हैं, 15 लीटर्स में भी नहा सकते हैं। तो सोचने वाली बात है। सॉरी। क्या आप जानते हैं, क्या आपने जल बाज़ार के बारे में सुना है? सौराष्ट्र प्रदेश में 1.2 लाख जनसंख्या वाला अमरेली शहर पास के तालुकों से पानी खरीदने के लिए पूर्णतः निर्भर है। ओ माय गॉड! तो देख लो, सौराष्ट्र प्रदेश क्या है? गुजरात है। एक बार इसको गूगल सर्च करना है कहाँ पे ये है। सौराष्ट्र प्रदेश में 1.5 लाख जनसंख्या वाला अमरेली शहर पास के तालुकों से पानी खरीदने के लिए पूर्णतः निर्भर है। तो अब नेक्स्ट, इसी अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। पृथ्वी पर जल न बढ़ाया जा सकता है और न ही घटाया जा सकता है। इसकी मात्रा स्थिर है। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है, क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण और वाह की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है। जैसा कि आप जानते हैं, इसे जल चक्र कहते हैं। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई में करता है, वरन उत्पादन प्रक्रिया में भी करता है। जल कृषि, उद्योगों तथा बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने में भी प्रयोग किया जाता है। जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारक बढ़ती जनसंख्या, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग, बढ़ता नगरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर है। जल उपलब्धता की समस्याएं। विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिम मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। मीन्स फ्रेश वाटर की कमी का सामना कर रहे हैं। अलवणीय जल का मतलब है कि फ्रेश वाटर की कमी का सामना कर रहे हैं। ये देश ऐसे जलवायु प्रदेश में स्थित हैं जहां अक्सर सूखा पड़ता है। उनमें जलाभाव की अधिक समस्या बनी रहती है। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है, अथवा अति उपयोगी और जल स्रोतों से संदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। तो देखो कि बहुत रीजन्स हो सकते हैं। यहाँ पे सूखा तो पड़ता ही है, साथ में जल स्रोतों के संदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। जल स्रोत हैं उनमें पोल्यूशन हो गया हो और वो जल पीने योग्य नहीं बचा हो। 2.8 में देखा गया है कि यमुना नदी वहित मल, औद्योगिक बहिस्राव एवं कचरे के प्रदूषण के कारण प्रदूषित हो रही। देखो यमुना नदी का फोटो दिखाया गया है। सॉरी, इसमें देख लीजिए आप कि गंदगी बह रही है और वाटर का भी कलर एकदम कलरलेस नहीं दिख रहा है। वाटर का कलर जो है वो क्या हो रहा है कि एकदम वो दिख रहा है, ब्लैक ब्लैक। जल संसाधनों का संरक्षण। अब सब वही घूम घुमा के आती है कि संरक्षण कैसे करेंगे। तो आज के विश्व में शुद्ध और पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है।
इसे क्षीण होते संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए। यद्यपि जल एक नवीकरणीय संसाधन है तथा इसका अति उपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं। अशोधित या आंशिक रूप से शोधित वहित मल, कृषि रसायनों का विसर्जन और जल निकायों में औद्योगिक बहिस्राव जल के प्रमुख संदूषक हैं। इनमें शामिल नाइट्रेट धातुएं और पीड़कनाशी जल को प्रदूषित कर देते हैं। इसमें से अधिकांश रसायन अजैव निम्नीकरण के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं। इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पूर्व बहिस्राव को उपयुक्त विधि से शोधित करके जल प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है। तो कुछ विधियां हैं जल स्रोतों को, जल संसाधनों को, जो जल का है उसको क्या कहते हैं कि उसको वो करने का,